दादा साईं हवेली से अम्मा साईं का फ़ोन आया था। वो कुछ घबराई हुई लगी। मुझे पता नहीं क्या बात है, वो कुछ भी नहीं कह रही थी। मैंने मेहरू को उनके पास भेजा था, उसने अभी तक कॉल नहीं की। पता नहीं क्या बात होगी जो वो इतना घबरा गई थी। गाड़ी गांव के करीब पहुंची तो दस्तगीर शाह ने अब्बास शाह को देखते हुए कहा, महरोसा के बारे में उसने सबको कहा था। मिलाने वो ले जाने वाला था, लेकिन ये हादसा हो गया तो वो उसे फार्म हाउस में छोड़कर दादा साईं के साथ शहर चला गया, शहरियार को लेने। दस्तगीर शाह, गाड़ी रोको। शहरियार जो संजीदगी से बाहर देख रहा था, सामने एक दरख्त पर लगे पोस्टर पर अली की तस्वीर देख वो दस्तगीर शाह से कहने लगा, शहरी भाई क्या हुआ, आपने मुझे गाड़ी रोकने का क्यों कहा। दस्तगीर शाह ने उसे देखा जो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। उसे बाहर निकलते देख अब्बास शाह और वो भी बाहर निकले। सुबह के 6 बज रहे थे। वो लोग गांव में उस वक्त पहुंचे थे। अभी गांव वालों ने शायद ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी। अगर देखी होती तो वो सब उस वक्त अपने घर से बाहर होते। ये सब क्या है। शहरियार बख्श शाह ने गुस्से से पोस्टर को फाड़ते हुए कहा, पोस्टर में अली उर्फ आतिश बेग ने जो फातिमा के साथ किया था, उसके साथ मीरब की सच्चाई भी शामिल थी कि कैसे उसे गजलान शाह को फंसाया था उसने, और उन दोनों बातों पर सख्त मुश्तइल हो गया था वो। दस्तगीर शाह, पता करो ये किसका काम है, और अली वो स्टेशन पर है कि नहीं। तुम लोगों ने कहा था कि वो जेल में सज़ा काट रहा है, फिर ये कैसे हो सकता है कि वो बाहर आकर इतना बड़ा गुनाह कर ले। उसकी बात पर दस्तगीर शाह साइड पर हुआ और पुलिस स्टेशन में कॉल मिलाने लगा, जो दूसरी तरफ किसी अहलकार ने अटेंड की। अच्छा हुआ सर आपने खुद कॉल की, वरना हम आपको कॉल मिला मिला कर थक गए थे। कल से आपका नंबर ही बंद जा रहा था। शायद आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, इसीलिए हमारी कॉल आप तक नहीं पहुंची। बात यह है कि अली भाग गया है। उसे किसी बड़ी हैसियत के शख्स ने जेल से भगाने में मदद की है। हम उसे कल से ढूंढने में लगे हैं। अगर मिला तो आपको बता देंगे। अहलकार की बात पर दस्तगीर शाह शहरियार बख्श शाह और अब्बास शाह को देखने लगा, जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। उसे कैसे भी करके ढूंढो, और इस बार उसका फैसला हम करेंगे, कोई सरकारी कानून नहीं। वो हमारा गुनहगार है, सबसे बढ़कर सालार शाह की बहन का। वो सख्त लहजे में कहने लगा। फिर फ़ोन काट कर वो उनकी तरफ बढ़ा, जो उसे अपनी जानिब बढ़ते हुए देख खुद भी आगे बढ़े। शरी भाई, इस पोस्टर पर जो कुछ लिखा है वो सब सच है, यहाँ तक कि गाजी भाई के बारे में भी जो लिखा है, वो भी। आपकी वो खाला की बेटी वो एक बदकिरदार औरत थी, इसी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। दस्तगीर शाह की बात पर शहरियार बख्श शाह सच में टूट कर रह गया। यकदम उसे लगा कि वो एक साथ दो बड़े दुख के बार को संभाल नहीं सकेगा। वो झुके कंधों के साथ खामोशी से आगे बढ़ा और अब्बास शाह के सीने से लगकर बुरी तरह रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया दादा साईं। मैंने उस वक्त अपने बचपन के दोस्त, अपने भाई पर यकीन नहीं किया, जिस वक्त उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैंने उसका साथ देने की बजाय उसे शक की निगाहों से देखा। वो मेरे हर दुख दर्द के वक्त मुझे संभालता था, और मैंने उसके साथ क्या किया। मैंने उसे दर्द दे दिया और उस पर यकीन ही ना किया, और उस पर किया जिसे मैं सिर्फ मुंह बोली बहन समझता था। उसने मुझे झूठ बोलकर धोखा दिया, उस भाई के खिलाफ मुझे खड़ा किया जो मुझे दिल से चाहता था। क्यों क्यों यकीन नहीं किया मैंने गाजी पर, क्यों। वो रोते हुए बोलता जा रहा था, जबकि अब्बास शाह आंखों में आंसू लिए खामोश खड़े थे। दादा साईं, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाकर माफ़ी मांगूंगा, किस मुंह से। अब वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ये सोच सोच कर ही उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उस वक्त इतना नीचे गिर गया था। शायद ये मेरी नफ़रत की सज़ा है। मैंने अपने भाई को दुख दिया और बदले में मुझे अपने इश्क से हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ने जुदा कर दिया। ये तकलीफ़ जो मेरे दिल में है, ये मेरे वो अल्फाज हैं जो मेरे मुंह से उस वक्त निकले थे जब मैंने एक बेकसूर पर इल्ज़ाम लगाया था, उसे भरे मजमे में ज़ानी कहा था। अब्बास शाह के सीने से लगे वो नम आवाज़ में कह रहा था, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी, आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा। सख्त निगरानी के बावजूद वो यहाँ से निकली कैसे। अम्मा साईं, मैं रोसा को देखते हुए बोली थी, अम्मा साईं आप फिक्र मत करें, वो जल्दी ढूंढ लेंगे उसे। हो सकता है वो दूर ना गई हो, यहीं आस पास ही निकली हो, शहर तो वो गई नहीं होगी। हमें पता है, क्योंकि रात को शहर जाने वाली गाड़ियाँ तो मिलती नहीं हैं।
तभी शहरयार बख्श शाह अंदर दाखिल हुआ और उनके सीने लग बच्चों की तरह रोने लगा। पीछे दस्तगीर शाह और अब्बास शाह भी रूम में दाखिल हुए। अम्मा साईं, मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से हमने सालार को और गाजी को खो दिया, और अब फातिमा बहन को भी। वो रोते हुए उनसे कहने लगा, जो पहले से ही रोए जा रही थी, आप लोग फिक्र मत करें, हम जल्द फातिमा को ढूंढ कर हवेली वापस ले आएंगे। शहरी भाई, मैं गाजी भाई को भी यहाँ बुलाने के लिए मनाता हूँ। उनकी बेगुनाही हमें सब गाँव वालों के सामने, उन्हीं के सामने बताना होगी, वरना ये उनके लिए सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दस्तगीर शाह ने अम्मा साईं को फातिमा पर हुए जुल्म का नहीं बताया, और ना ही ये बात वो बर्दाश्त कर पाती। वो सदमे में चली जाती। वो आगे बढ़कर उनसे बोला, दस्तगीर बच्चे, फातिमा बच्ची ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा? वो तो समझदार बच्ची थी। अम्मा साईं की बात पर वो ज़ब्त से सुर्ख होती आंखों को उन पर से तेज़ी से हटाकर दूसरी जानिब देखने लगा। महरूसा, जो उसी को देख रही थी, उसे इस तरह करते देख समझ गई कि बात संगीन है। अम्मा साईं, आप फिक्र मत करें, जब हम उसे वापस लाएंगे तो आप खुद ही पूछ लेना उससे कि उसने ये बेवकूफ़ी क्यों की थी। वो नम आंखों से उन्हें देखते हुए भारी आवाज़ में बोला, भला वो उनसे ये कैसे कह सकता था कि वो बेवकूफ़ी की वजह से नहीं, बल्कि अपने ऊपर उठने वाली उंगलियों, तमस्खर उड़ाती नज़रों से बचने के लिए डर के मारे यहाँ से भागी है। हॉस्पिटल में आज उसका तीसरा दिन था। गजलान साईं उसे सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाइयाँ और खाना खाने को देता था, जो उसकी सेहत के लिए डॉक्टर ने लिख कर दिया था, जिस वजह से नूरे हरम बहुत उकता आ गई थी। अभी भी वो सामने बैठे अपने शाह साईं को मुंह बिसोर कर देख रही थी, जो उसके लिए पल काट रहा था, और उसकी नज़रें वो अच्छे से महसूस कर रहा था। आज दूसरा दिन है, हमारी बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने ऐसा बड़ा कदम उठाया, जिसमें सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं रखा। अगर ये खबर बाहर चली गई कि शाह हवेली की बेटी हवेली से भाग गई है, तो क्या होगा? दस्तगीर शाह कब से अम्मा साईं को दिलासे दे रहा था। आज फातिमा के साथ हुए हादसे का दूसरा दिन था, और उन सब ने मिलकर सिंध के साथ साथ पूरा पाकिस्तान एक कर दिया था उसे ढूंढते हुए। लेकिन वो पता नहीं किस कोने में जा छुपी थी कि मिल के ही नहीं दे रही थी। अम्मा साईं, हौसले से काम ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम हैं ना। वो उन्हें कंधों से पकड़कर बोला, बेटा कैसे हौसला करें, जब बच्चे रूठ जाते हैं ना, तब वालिदैन को बहुत तकलीफ होती है, और जब बच्चे खो जाते हैं तो वालिदैन के लिए ज़िंदगी जैसे ख़त्म होने लगती है। इस वक्त हमारा भी यही हाल है। अगर हमें हमारी बच्ची नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। वो रोते हुए बोली, अम्मा साईं, फातिमा जल्द हमारे पास होंगी, ये वादा है हमारा आपसे, बस आप हिम्मत से काम लें। अगर आप टूट जाएंगी तो फातिमा को कौन सहारा देगा, उसको उसके दर्द को कौन सुनेगा? वो अपने आंसू साफ करते हुए उनसे बोला। महरूसा, जो अंदर दाखिल हो रही थी कि उसकी आवाज़ भारी महसूस करके आंखें उठाकर उसे देखने लगी, जो ज़ब्त से अपने आंसुओं को फिसलने से रोक रहा था, लेकिन आंसू थे कि ज़िद्दी बच्चे की तरह बहे जा रहे थे। वो सोचने लगी, हो ना हो बहुत बड़ी बात है जो वो उससे छुपा रहा है, बल्कि अम्मा साईं से भी। शायद ज़रूर कुछ है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो अम्मा साईं को दवाई देने के बाद उनके रूम से बाहर निकला तो महरूसा ने उसे देखते हुए पूछा, नहीं महरू, ऐसी कोई बात नहीं, बस हम फातिमा की वजह से परेशान हैं। वो पता नहीं कहाँ गई होगी, और उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, यही सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। वो उससे फातिमा के साथ उस रात हुए जुल्म की बाबत नहीं बताना चाहता था, बल्कि हवेली की औरतों से। वो सब मर्द ये बात छुपा रहे थे। नहीं, हमें लग रहा है कि बात बहुत बड़ी है जो आप हमें बताना नहीं चाहते। वो संजीदगी से उसे देखते हुए बोली, महरू, सच में बात बहुत बड़ी है जो हम आपसे छुपाना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें मजबूर ना करें, हम आपको नहीं बता सकते। वो उसे कंधों से थाम कर नम आवाज़ में कहने लगा, तो उसकी बात पर महरूसा शाह ने उसकी भीगी आंखों में देखा। डराओ मत, तुम्हें इंजेक्शन ऐसे लगाऊंगा कि तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। वार्ड बॉय की उंगलियां उसकी नाजुक गोरी कलाइयों से होकर ऊपर की जानिब तेजी से बढ़ रही थी। वो मासूम उसके छूने पर खौफ से लरज रही थी। पता है, जब मैं तुम जैसी लड़कियों को मजबूर देखता हूँ ना, तो बड़ा खुश हो जाता हूँ। ये जॉब भी मैं तुम जैसी ज्यादती का शिकार होने वाली लड़कियों की वजह से ज्वाइन कर चुका हूँ। कसम से, तुम जैसी ज्यादती केस वाली लड़कियों को छूना भी बड़ा मजेदार होता है। एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा उसकी गर्दन से नीचे सफर कर रहा था। फातिमा की आंखें ज्यादती पर भर आईं। वैसे तुम्हारे साथ किसने किया? क्या तुम्हारे आशिक ने या फिर किसी राह चलते ने? उसकी उंगलियों को अपने जिस्म पर हरकत करते महसूस करती वो
बेबस नज़रों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसमें हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की, बल्कि उसकी हिम्मत उस इंसान ने छीन ली थी जिस पर शाह हवेली वालों को मान था। उसके हलक से एक सिसकारी निकली तो उसकी सिसकारी सुनकर मुकाबिल खबीस इंसान कमीनगी से मुस्कुराया। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो वो दर्द की शिद्दत से कराह उठा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की। फातिमा उस शोर पर अपनी स्याह रोने की वजह से सुर्ख होती आंखें खोल सामने खड़े मंजर को आंखें फाड़ कर देखने लगी। सरदार हैदर खान तो पागल हो गया था उस वार्ड बॉय को इस तरह की नाजेबा हरकत करते हुए देखकर। वो गुस्से से उस वार्ड बॉय को अपनी ठोकरों पर रख के बुरी तरह मार रहा था। तो ये जॉब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि अपनी हवस को मजबूर और बेबस लड़कियों को हाथ लगा लगा कर पूरा कर सको। हाँ, वो उसकी बातें सुन चुका था, जबकि फातिमा डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। वो सहम कर उसी तरह लेटी हुई थी। तभी वहाँ डॉक्टर हातिम और डॉक्टर उर्वा भी भागते हुए। डॉक्टर उर्वा खान ने आकर डरी सहमी फातिमा को संभाला, जबकि डॉक्टर हातिम खान ने अपने गुस्से से पागल होते भाई को, जो उस वार्ड बॉय को मार रहा था, रिलैक्स। वो डर के मारे बुरी तरह सिसकियां ले रही थी और लरज रही थी। डॉक्टर उर्वा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जबकि हैदर खान को किसी को उसके लिए मारते देख उस लम्हे उसने अपने दिल में उस लड़की के लिए नफरत महसूस की। बज़ाहिर वो उसे नरमी से देख रही थी, लेकिन दिल उसे सख्ती करने पर शिद्दत से उकसा रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका होने वाला शोहर उससे दूर होता जा रहा था। सरदार हैदर खान, कंट्रोल योर सेल्फ। कि क्या कर रहे हो तुम? सरदार हैदर खान, कंट्रोल योर सेल्फ। क्या कर रहे हो तुम? डॉक्टर हातिम खान ने शदीद गुस्से से उसे दूर करते हुए कहा। अपने इस वर्कर से पूछो कि इसने किया क्या है। वो शदीद गुस्से से वार्ड बॉय की जानिब देखते हुए चीखा, जो जख्मों से चूर अब नीचे पड़ा तड़प रहा था। क्या किया है इसने जो तुम इतने हाइपर हो गए हो? हाँ। डॉक्टर हातिम खान की बात पर वो सख्त नज़रों से नीचे गिरे वार्ड बॉय को घूरने लगा। ये यहाँ पहले से ही दरिंदगी का शिकार बने मासूम लड़की का फ़ायदा उठा रहा था। ये इस लड़की के साथ वही सब करने वाला था जिसका वो पहले से शिकार है। वो शदीद नफरत से कहता, एक ज़ोरदार ठोकर नीचे गिरे वार्ड बॉय को मारता। अब के शदीद गुस्से से फातिमा को घूरने लगा। और तुम कब तक डर कर इन जैसे बेगैरतों से दबती रहोगी? हाँ, क्या तब उनसे मुकाबला करोगी जब ये तुम्हारी जान ले चुके होंगे? हाँ बोलो। वो बेड के पास खड़े होकर उसे उठाकर बुरी तरह से झिंझोड़ कर सर्द लहजे में पूछने लगा, स्टॉप इट। वो पहले से ही सहमी हुई है और तुम उसे अब डरा रहे हो और ज्यादा। डॉक्टर हातिम खान ने शदीद गुस्से से कहा तो वो उसे छोड़ता गुस्से से तनफन करता बाहर निकल गया, जबकि डॉक्टर उर्वा खान अब आंखों में सुर्खी लिए फातिमा को घूर रही थी। वो एक बैग कंधों से लटकाए हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और सीधा उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसे बेड पर सहम कर और सिमट कर सोते देख आगे बढ़ा। तुम सिर्फ कैप्टन सरदार हैदर खान की हो और तुम्हारी हिफाजत करना अब से मेरी जिम्मेदारी है डोल। अब कोई भी तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश करेगा ना, जिंदा जला दूंगा मैं उसे। उसके ऊपर अच्छे से कंबल ओढ़ाता वो उसे कुछ देर यूं ही देखता रहा, फिर सब्ज आंखों को पूरे रूम में दौड़ाने लगा। ये जगह ठीक है, तुम जितने दिन यहाँ रहोगी मेरी डोल, मेरी नज़रों के सामने रहोगी। अगर फिर से तुम पर किसी ने गंदी नज़रें डाली तो उसे मौत से भी भयानक सजा दूंगा। सामने दीवार की तरफ देखते वो संजीदगी से कहता आगे बढ़ा और कंधे से बैग उठाकर नीचे रखता वो उसके अंदर से एक कैमरा निकालकर उस दीवार पर लगाने लगा। उस इंसान को भी मैं जल्द ढूंढ लूंगा। जिस कैमरा लगाने के बाद वो बेड के पास गया और उस पर झुका और अपने लब उसकी नम पेशानी पर रखकर पीछे हटते हुए कहने लगा। यहाँ से उसका दिल जाने को कर तो नहीं रहा था, लेकिन उस वार्ड बॉय का ख्याल आते ही वो गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसते तेजी से बैग उठाकर बाहर निकला। अब उसका रुख उस रूम की तरफ था जहां वो वार्ड बॉय एडमिट था। फजर के वक्त हॉस्पिटल में अचानक से शोर उठा। एक नर्स जो उस वार्ड बॉय के रूम में उसे देखने गई थी तो उसके गले से बुरी तरह खून निकलते देख वो चीखें मारकर वापस दौड़ी थी, जिसकी चीख सुनकर सारा अमला वहां से दूर हुआ। थोड़ी देर बाद ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल गई कि डॉक्टर हातिम खान ने एक मीटिंग अर्जेंट रखी है और उस वक्त सभी अमला उस वक्त मीटिंग रूम में डॉक्टर हातिम खान की जानिब मुतवज्जो उनके सामने खड़ा था। यहाँ कल रात इस रूम में कौन आया था डॉक्टर अम्मार? जल्दी से पता करो, मुझे वो कातिल चाहिए। हातिम खान ने डॉक्टर अम्मार को देखते हुए कहा।
ओके सर, मैं सीसीटीवी फुटेज से पता करता हूँ आखिर कौन हो सकता है वो कातिल जिसने इतनी बेरहमी से साजिद का कत्ल किया। डॉक्टर हातिम खान सोचने लगे, तभी उनके दिमाग में सरदार हैदर खान का नाम आया तो गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसने लगा। दूसरी तरफ डॉक्टर उर्वा खान को भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ये जुनूनी इंसान ऐसा कर सकता था और किसकी वजह से वो ये भी जानती थी। तभी वो यकदम शदीद गुस्से से अपनी जगह से उठी और खामोशी से वहां से निकली। ऐसा क्या है तुम में जो मुझ में नहीं है, जो उसे तुम में दिखाई देता है और मुझ में नहीं? वो तुम्हारे इश्क में इतना आगे निकल चुका है, इतना पागल हो चुका है वो, कि तुम्हारी वजह से वो आज एक फौजी से एक खूनी बन गया। उर्वा खान शदीद नफरत की आग में जलती फातिमा के पास पहुंची और उसे शानों से पकड़कर बेड से नीचे उतार गुस्से से गुर्राते हुए बोली, आप किसकी बात कर रही हैं? फातिमा उसके खींचने पर लड़खड़ाते हुए उसे फटी आंखों से देखते बोली, जो नफरत की चिंगारियां आंखों में लिए उसी को घूर रही थी, उसकी जिससे जल्द मेरी शादी होने वाली है, जिसका नाम मैं अपने नाम के साथ सुनती बड़ी हुई हूँ, लेकिन आज एक लड़की ने आकर उसे मुझसे जुदा कर दिया, मुझे उससे छीन लिया। मुझे तो लगता है तुमने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। ये सब ड्रामा है जो तुम कर रही हो। बताओ, कब से हैदर खान के पीछे लगी हो तुम? वो नफरत से कहते आखिर में रोने लगी। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला और ना ही मैंने कोई प्लान बनाया है। मैं हैदर खान को नहीं जानती, मैंने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं और मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ सच में जुल्म हुआ था उस रात, वरना मैं हवेली से बाहर क्यों निकलती? उस रात जिंदगी में पहली बार मैंने अपने घर से कदम बाहर निकाले थे। मैं कभी भी अकेले हवेली से बाहर नहीं निकलती, बल्कि हमने पढ़ाई भी हवेली के अंदर रहकर मुकम्मल की। उस रात बदनामी के डर से मैं बाहर निकली। वो रोती हुई ये सब कह रही थी, जबकि सामने खड़ी नाजुक लड़की उसे नफरत से घूर रही थी। उसका पूरा जिस्म जल रहा था अपने रकीब की वजह से। तुम उस रात मर क्यों नहीं गई थी? हाँ, मर जाती तो मेरा खान तुम जैसी नापाक लड़की से तो बच जाता, उसे तुम जैसी लड़की से इश्क तो ना होता। वो गुस्से से आगे बढ़कर उसे झिझोड़ कर नफरत से बोली, चली जाओ मेरी और खान की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चली जाओ, छोड़ दो उसका पीछा। बल्कि मेरी बद्दुआ है कि मर जाओ तुम जल्द, ताकि हमारी जान छूट जाए तुम जैसी नापाक लड़की से। वो गुस्से से कहती उसे घूर कर तेजी से वहां से निकली, जबकि वो अपने लिए नापाक लफ्ज सुनकर बेड पर गिरी और बुरी तरह से रोने लगी। रात के 11 बज रहे थे। लैपटॉप की स्क्रीन पर उन सभी लड़कियों की डेड बॉडीज की तस्वीरें थी जिन्हें ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कैप्टन ब्लैक कप को अपने कप लबों से लगाए अपने टांगे टेबल पर रखे गौर से उन तस्वीरों को देख रहा था। तभी वो ठहरा और झटके से अपनी दोनों टांगे नीचे करता लैपटॉप के कीपैड को छूकर एक तस्वीर को जूम करने के बाद बगौर उन निशानों को देखने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने सीनियर को कॉल मिलाई जो उन्होंने अटेंड कर ली। वो उन निशानों को बगौर देख रहा था जो सभी लड़कियों की बॉडी पर थे। सर, इन सब का गुनहगार एक ही है। तस्वीरें आपको भेज रहा हूँ, आप देखिए, उनकी गर्दन पर निशान और चेहरे पर एक जैसे हैं। वो संजीदगी से उनसे आराम से कहने लगा। दूसरी तरफ मौजूद उसका सीनियर उसे शाबाशी देने लगा। वेल डन कैप्टन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ज़रूर कुछ ढूंढ निकालोगे। सीनियर की बात पर वो कुछ नहीं बोला। सर, क्या ये सब लड़कियां एक ही इलाके की हैं या अलग अलग जगह से ताल्लुक़ रखती हैं? वो सभी लड़कियों के चेहरों को गौर से देखते पूछने लगा। कुछ शहर की और कुछ दही इलाकों की हैं। सीनियर की बात पर वो मुठ्ठियां कसने लगा। मतलब सर, कातिल एक नफ्स का मारा इंसान है और ये जकी मलिक का काम नहीं है, क्योंकि मैंने उसे उस दिन देखा था कि वो किस किस्म का मर्द है, बल्कि वो तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं। वो जान चुका था कि जकी मलिक एक नामर्द है, लेकिन अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो अपना नामर्द होने का भी ख्याल नहीं करता था। मासूम बच्चियों को अगवा करके वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करता। कैप्टन, मुझे तुम पर हैरत हो रही है कि पहले कैसे बॉर्डर पर जाने के लिए मचल रहे थे और अब देखो कैसे तुम इस केस पर काम कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी कोई खास लड़की भी इस शिकारी का शिकार हुई है और तुम उस कातिल को ढूंढकर जब तक मौत नहीं मारोगे ना, तड़पा तड़पा कर बल्कि नहीं मारोगे, तुम रुकोगे नहीं। ऐसा ही है ना? सीनियर की बात पर वो नफरत से उस कातिल के बारे में सोचने लगा। सर, आपने सही कहा, मैं उसे मौत नहीं सिर्फ दर्द देना चाहता हूँ। उसे जिंदगी से तंग करने के बावजूद भी उसे जिंदा रखकर तड़पाना चाहता हूँ। वो गुस्से से सुर्ख होता उनसे कहने लगा।
उस लम्हे उसके सीने में एक ऐसी आग जल रही थी कि अगर वो कातिल सामने होता तो उसे जलाकर राख कर देता। मुझे अच्छे से पता था कि मेरे ज़िद्दी घमंडी साइको भतीजे को भी इश्क ने अपनी मजबूत डोरियों से सख्ती से बांध लिया है। कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसकी वजह से मेरा बददिमाग सड़ियल भतीजा पागल हो रहा है? अचानक से दूसरी तरफ मौजूद उसके सीनियर ने हंसते हुए पूछा तो वो गुस्से से फ़ोन को घूरने लगा। सर, काम के वक्त नो रिश्तेदारी। आपको याद है ना, मेरे फौज में आते ही आपने मुझे यही कहा था। अब आप भूल रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर, वो नरमी से बोला। ओके ओके कैप्टन साहब, घर आकर तुमसे ये घरेलू बातें पूछ लूंगा। बस तुम अपनी चाची को हमारी मनपसंद खानों का कह देना, वरना फिर से हमें वही आलू टिंडे खाने पड़ेंगे जो घर में जाकर मिलाकर खाते थे। उनकी बात पर उसके गालों पर एक डिम्पल नमूदार हुआ, जिसे लड़कियां किलर स्माइल कहती थीं, जबकि उसके जूनियर साइको का दुश्मनों की हसीनाओं को जाल में फंसाने का हथियार कहते थे। उनके कॉल काटने के बाद वो कुर्सी से पुष्ट लगाकर आंखें मूंद गया तो उसके सामने फातिमा का मासूम चेहरा आया। तो झटके से उसने अपनी आंखों को खोला और फिर तेजी से अपने लैपटॉप पर उसके कमरे में लगाए कैमरे के मनाजिर को देखने के लिए उसने वीडियो ऑन किया तो सामने उर्वा खान को फातिमा को बुरी तरह झिंझोर झिंझोर कर गुस्से से कुछ कहने के बाद वहां से उसे निकलते देखा, जबकि फातिमा अब बेड पर बैठी रो रही थी। उसे रोते देख वो गुस्से की एक लहर को अपने तन बदन में फैलता शिद्दत से महसूस करने लगा। डैम इट! शदीद गुस्से से उसने कप दूर उछाला। फातिमा अब बेड पर गिरकर बुरी तरह रोने लगी। उस वक्त वहां उसे चुप कराने वाला कोई ना था, यहाँ तक कि वो भी नहीं। उसे रोते हुए देखकर वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। वो उस वक्त अगर सिंध में ना होता तो ज़रूर उसके पास होता। अचानक से उसे उर्वा खान पर नफरत और गुस्सा एक साथ आने लगा। डॉक्टर उर्वा खान, इस मासूम लड़की के एक एक आंसू का बदला तुमसे लूंगा। वेट एंड वॉच। संजीदगी से उसने वीडियो को रिवाइंड करते हुए कहा।